हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ट्रिगोनोमेट्री पर है और ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि यह जो है मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एंगल्स। और इस पे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसी एंगल से संबंधित होंगे। लेकिन आज के दौर में इसका स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम लोग इसका स्टडी पॉलीगॉन, सर्किल में भी करते हैं। मैंने पहले जो इसकी खोज हुई थी, ये ट्रिगोनोमेट्री खोजा गया था, इसका ज़्यादा अप्लाइड जो था वह एलाइड होता था वह मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में। लेकिन आज के दौर में इसका स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम लोग इसका स्टडी पॉलीगॉन और सर्किल के अंदर भी किया करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एंगल्स के बारे में, क्योंकि एंगल को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर अराउंड है। यानी कि एंगल्स को अगर आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो ट्रिगो समझना आसान हो जाएगा। एंगल it is a plane geometrical figure formed by two rays having common vertex। एंगल इज ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, यानी कि यह दो रेज से फॉर्म्ड होता है और वर्टेक्स का क्या होता है, कॉमन होता है। और इसी दोनों रेज को यानी कि दिस टू रेज आर नोन एज साइड ऑफ द एंगल्स, साइड्स ऑफ द एंगल। कौन का नोटेशन, एंगल का नोटेशन आप जानते हैं। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, लेट it is theta. We can also denoted by BOA is equal to theta और angle O is equal to theta। एंगल का नोटेशन देने के लिए हम लोग को यह ध्यान रखना है, जिस वर्टेक्स पर जहाँ पर आपका एंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम लोग मिडिल में रखेंगे और बाकी दोनों साइड का एंड पॉइंट, मान कि इसका जो आपका एंडिंग जो शो किया गया है ए है ना, ओ ए, तो लास्ट का जो है उसको एक साइड रखेंगे और इसके एक लास्ट को एक साइड रखेंगे। जिस पॉइंट पर यानी जिस वर्टेक्स पर आपका एंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम लोग मिडिल में रखेंगे। या अगर आपका एडजॉइनिंग फिगर नहीं है यानी सिंपल फिगर है तो हम लोग सिर्फ वर्टेक्स के सहायता से भी हेल्प से हम लोग दिखा सकते हैं एंगल ओ इज इक्वल टू थीटा। और प्रत्येक एंगल के, जैसे सपोज मान लेते हैं इसका वैल्यू सपोज 45 डिग्री, ये नोटेशन है डिग्री, और ये 45 जो है यह इसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। विथ ईच एंगल ए नंबर इज एसोसिएटेड, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंगल। माने यह जो नंबर इसके साथ जो एसोसिएट किया जाता है किसी भी एंगल के साथ, तो यही इसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। और यह इसका एक सिस्टम के अंतर्गत यह इसका एक नोटेशन है डिग्री, है ना। और एंगल के मेजरमेंट का 3 सिस्टम है जिसे हम लोग जानेंगे आगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, सेंटेसिमल होता है और सर्कुलर सिस्टम में होता है, यानी जिसे हम लोग रेडियल सिस्टम भी कहते हैं। तो एंगल को अच्छे ढंग से समझिए। इट इज ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। क्लियर। अब चलिए एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री के अंदर और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या माने का डिफरेंस होता है। एंगल वही होता है, बस लेने का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। इन ज्योमेट्री एन एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री,
यानी कि ज्योमेट्री के अंतर्गत जो हम लोग एंगल को टेकन करते हैं उसका जो वैल्यू होता है वो 0 और 360 तक ही होता है, यानी इसका रेंज जो होता है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ही है। आप देखे होंगे कि कभी भी हम लोग ट्रायंगल के अंदर किसी भी एंगल को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो भी एंगल आता है या फिर किसी भी पॉलीगॉन के अंदर अगर हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 और 360 के बिटवीन होता है। एंड नेगेटिव एंगल हैज़ नो मीनिंग, और वहाँ पर ज्योमेट्री के अंतर्गत आपका नेगेटिव एंगल का किसी प्रकार का कोई मीनिंग नहीं होता है। हम लोग वहाँ पर नेगेटिव एंगल को नहीं देखते हैं कि एंगल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, मान रेडियस वेक्टर का रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। लेकिन बट इन ट्रिगोनोमेट्री द आइडिया ऑफ एंगल इज मोर जनरल, और यहाँ पर एंगल को हम लोग बहुत ही वाइडेंट होकर पढ़ते हैं। एंड इट मे बी पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, एंड ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो है वो 360 से ग्रेटर हो सकता है। क्लियर? तो ये सम डिफरेंसेस है द एंगल इन ज्योमेट्री एंड एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। अब इसका साइड जो है वह मान लेते हैं सपोज ये रे आपका इसके ऊपर कौन साइड था, ये धीरे धीरे मूव करके यहाँ आ गया, तो ये क्या है इसका इनिशियल पोजीशन। और इसी इनिशियल पोजीशन को यानी इस साइड को हम लोग कैसा कहेंगे, इसके पोजीशन के नाम से हिसाब से इनिशियल साइड। ये इसका टर्मिनल पोजीशन है यानी फाइनल पोजीशन। तो इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड। एंगल के साइड का जो इनिशियल पोजीशन है उसे हम लोग इनिशियल साइड कहते हैं। इनिशियल पोजीशन इज नोन एज इनिशियल साइड एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज टर्मिनल साइड। और ये आपका मूविंग पॉइंट है, यानी यही आपका मूविंग रे है, यही मूव करता है, इसे हम लोग कहते हैं जेनरेटिंग लाइन या रेडियस वेक्टर। The initial position and the final position are known as initial side and terminal side. The revolving line यानी जो लाइन आपका रिवॉल्व कर रहा है, जो रे आपका रिवॉल्विंग का काम कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जनरेटिंग लाइन और रेडियस वेक्टर। अब एंगल का पॉजिटिव या निगेटिव होना, मान लीजिए ये सपोज थीटा है, तो रिवॉल्विंग लाइन रेडियस वेक्टर द एंगल फॉर्म्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर के एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए यह जो है यह मूविंग जो कर रहा है वो इस साइड से कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ गया है ना, और यह आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की सुई जो घूमती है उसके विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तब जो एंगल फॉर्म्ड होगा टेकन एज पॉजिटिव, और इस एंगल को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव। अगर सपोज इसी में अगर ऐसा कर दिया जाए रेडियस वेक्टर, जब हम इसको ले रहे हैं तब ये पॉजिटिव शो कर रहा है, अगर रेडियस वेक्टर हम इसको बना लिए, इसका अर्थ है कि ये यहाँ से इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ है और यहाँ से यह इधर आया, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एंगल जो टेकन करेंगे वो क्या करेंगे निगेटिव, यानी एंगल का पॉजिटिव निगेटिव रेडियस वेक्टर के मूविंग पर डिपेंड करता है। अगर द एंगल फॉर्म्ड by the anti-clockwise direction of radius vector are taken as positive, whereas the angle formed by clockwise direction of the radius vector are taken as negative। यानी कि किसी भी एंगल का पॉजिटिव या नेगेटिव किस पर डिपेंड करता है, तो रेडियस वेक्टर के यानी रिवॉल्विंग लाइन का डायरेक्शन पर, रिवॉल्विंग लाइन जो है वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में है तब जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और जबकि आपका अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तब जो एंगल मूव हो माने कि फॉर्म्ड होगा उसे हम लोग क्या समझेंगे, निगेटिव एंगल समझेंगे। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे क्वाड्रेंट को। Two lines XOX dash and YOY dash are mutually perpendicular to each other। अगर यह दोनों लाइन आपका मुचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तब ये होल प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। होल प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स आर नॉन एज क्वाड्रेंट्स। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। यानी टू स्ट्रेट लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो ये पूरा का पूरा होल प्लेन जो है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, नेमली एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? एंड क्वाड्रेंट को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इफ टू लाइन्स XOX dash and YOY dash are mutually perpendicular, then whole plane are divided into 4 regions. These are called quadrants, and namely first, second, third and fourth quadrants. Clear? अब हम लोग समझते हैं इसको। अगर हम इसके पोजीशन को मान लेते हैं, एंगल का जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल साइड कर दीजिए, और रेडियस वेक्टर मूव कर रहा है, मान लेते हैं रेडियस वेक्टर यहाँ। तब जो यहाँ एंगल बना आपका तो वह एंगल कहलाएगा एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज रेडियस वेक्टर यहाँ नहीं आ गया, रेडियस वेक्टर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक एंगल फॉर्म किया, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। रेडियस वेक्टर सपोज यहाँ है, यहाँ से यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ ये एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर रेडियस वेक्टर यहाँ है तो एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मीन्स द एंगल इज सेड टू बी in first, second, third and fourth quadrant if radius vector lies in first, second, third and fourth quadrant। मैंने रेडियस वेक्टर जिस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जिस क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, तब जो एंगल फॉर्म होगा वह उसी क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। क्लियर? माने कि यह डिपेंड करता है एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स हम लोग तुरंत समझेंगे कि रेडियस वेक्टर कहाँ पर, यानी रिवॉल्विंग लाइन जो है वो जेनेटिक लाइन जो मूविंग लाइन है वो कहाँ पर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा है तो इसका अर्थ है कि वह रेडियस वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर वह थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, तब वह कहाँ चल जाएगा आपका, वह क्या कहलाएगा, मान के रेडियस वेक्टर कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, एंड सो ऑन। तो एक स्थिति ऐसा भी आ सकता है, एक पोजीशन ऐसा भी आ सकता है, ये इनिशियल है और रेडियस वेक्टर मूव करके इसके ऊपर आके कॉन्साइड कर गया, यहाँ एंगल बना, मान लेते यहाँ पे आ गया, मान लेते यहाँ आ गया, मान लेते इसके ऊपर आ गया, तो रेडियस वेक्टर क्या है, कॉन्साइड कर गया किसी एक्सेस के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट नहीं कर सकते। था ऐसी स्थिति में यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल। क्लियर? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि
एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का अर्थ हो गया, इसका अर्थ हुआ कि रेडियस वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तब जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि रेडियस वेक्टर आपका किसी एक्सिस के ऊपर आके कॉन्साइड कर गया तब जो एंगल फॉर्म होगा तो उसको हम लोग कैसा एंगल कहेंगे, क्वाड्रेंट एंगल। क्लियर? यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और रह गया कि ट्रिगो के अंदर मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है। अब मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ता है वो देखिए। माने कि रिवॉल्विंग रेडियस वेक्टर आपका मूव किया और मूव करते करते एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो 360 बनाया, और फर्दर एक करने के बाद मान लेते फर्दर वह आपका फिर यहाँ आके कोइंसाइड किया, यानी यहाँ का जो एंगल बना वह क्या किया, वह यहाँ से एक रोटेशन कंप्लीट किया और फर्दर 90 डिग्री बनाया, यानी टोटल आपका कितना हो गया 450 डिग्री। तो यह भी आपका क्या है, क्वाड्रेंट एंगल। अगर सपोज मान लेते 30 बनाता यहाँ एक कंप्लीट रोटेशन के बाद तो रेडियस वेक्टर आपका यहाँ होता, तब जो यहाँ एंगल फॉर्म होता वह कितने का होता, 360 और प्लस 30, मान लेते यह 30 डिग्री है। लेकिन हम सोच रहे हैं, अगर हम ऐसा सोचें कि यहाँ से इनिशियल पोजीशन से यहीं तक आया रेडियस वेक्टर, इसे हम लोग कहेंगे 30 डिग्री। और अगर सपोज एक रोटेशन कंप्लीट के बाद फर्दर ये 30 डिग्री बनाया है तो इसका अर्थ ये 390 डिग्री है ना। मान लेते हैं 2 रोटेशन ले लिया तो 720 और प्लस 30 यानी कि 750 यानी 750 डिग्री। तो यह सब क्या है, एंगल वही है जो 30 डिग्री है, वही 390 डिग्री है, वही आपका 750 डिग्री है। बस डिफरेंस कहाँ है कि हम लोग का यहाँ पर रोटेशन, एक भी रोटेशन कंप्लीट नहीं है 30 डिग्री में, यहाँ 1 रोटेशन के आफ्टर 30 डिग्री बना है तो 390 डिग्री, और 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद अगर 30 बनाया है तो 750 डिग्री। तो इसी प्रकार से ट्रिगो के अंदर जो है मैग्नीट्यूड जो इन करता है, जो आपको बताए थे इन ट्रिगोनोमेट्री, एंगल में बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, वह किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, वह यही है डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रोटेशन पर, नंबर ऑफ रोटेशन मूव करेगा तो वह आपका उसी प्रकार से बनते जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि रेडियस वेक्टर यहाँ है सपोज, और इसका इनिशियल पोजीशन ये है। अब हम ऐसा नहीं सोच के कि ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आया, हम ऐसा सोचते हैं कि ये क्लॉकवाइज करते हुए यहाँ आया है, तो 30 डिग्री और एक पूरा होता है 360, तो ये टोटल कितना बनाया 330 डिग्री, तो ये क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? यानी ये रोटेशन डायरेक्शन बदल गई, एंगल वही है जो 30 डिग्री है, वही 390 डिग्री है, वही 750 डिग्री है, वही माइनस आपका 330 डिग्री है। बस क्या है, सोचने का मेरा दायरा अलग अलग है, हम जो सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, उसका दायरा अलग अलग है। यहाँ पर रोटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ इसका डायरेक्शन चेंज कर लिए, पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सोच रहे थे, अब हम लोग इसको क्लॉकवाइज सोचने लगे। तो इसी प्रकार से हम लोग का माने कि एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो अब क्या है कि एंगल को माने एंगल का मेजरमेंट जो है उसको भी हम लोग देखते हैं, एंगल का मेजरमेंट कितने तरह से किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखिए 3 तरह से हम लोग करते हैं। एक होता है सेक्सागेसिमल, सिमल, इसी को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, इसी को हम लोग डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, है ना। यह एक सिस्टम बना और इस सिस्टम के अंतर्गत क्या किया गया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। अगर आपसे कोई डिग्री का डेफिनेशन पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे इसे, इन सेक्सागेसिमल सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, है ना, ये डिग्री सिंबल है। और इसी में फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनट, यह मिनट का सिंबल है। मिनट टाइम का ये सूचक नहीं है, ये देखिए आपका फुट का भी सिंबल होता है, लेकिन यहाँ फुट नहीं है, ये क्या है, मिनट्स है, और मिनट्स यह टाइमिंग नहीं है, यह एंगल का मेजरमेंट है। एंड 1 मिनट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड।
यानी कि 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड सेकेंड सिस्टम इज सेंटेसिमल, या हम लोग इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या किया, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड। देन 1 ग्रेड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मिनट, and 1 minute is also divided into 100 equal parts is called second. Clear? 1 right angle is equal to 100 grade, 1 grade is equal to 100 minute, 1 minute is equal to 100 second। और इस सिस्टम का 1 मिनट और सेक्साडेसिमल सिस्टम का 1 मिनट दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम आपका नहीं है, क्योंकि यह इस सिस्टम के अंदर का यह मेजरमेंट है और वह सेक्साडेसिमल सिस्टम के मेजरमेंट है। तो ये सिस्टम उतना हम लोग के लिए जॉब के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी आप रखिए कि इस सिस्टम के अंतर्गत क्या सब होती है। सबसे मेन जो है आपका वह है डिग्री सिस्टम, और जो आपका आगे बता रहा हूँ सर्कुलर सिस्टम। थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम लोग रेडियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेडियन को समझते हैं। रेडियन क्या है? द एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of that circle। देखिए, मान लेते कुछ सर्किल है ना, तो रेडियन क्या है? रेडियन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, यानी ये एंगल का फॉर्मेशन किस जगह पे होता है? द सेंटर ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल के सेंटर पर ये एंगल फॉर्म होता है। बाय एन आर्क, किसके द्वारा? तो एक आर्क के द्वारा। आर्क जानते हैं, द पार्ट्स ऑफ ए सर्किल, इनकी सर्किल का कोई भी पार्ट अगर हम तोड़ दें तो वह क्या कहलाता है? एक आर्क। तो वह आर्क से सबटेंड होता है, लेकिन उस आर्क का लेंथ जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस ऑफ दैट सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन, इज कॉल्ड 1 रेडियन। और उस एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितने के इक्वल होता है? 1 रेडियन। इट इज डिनोटेड बाय क्लियर? मान लेते हैं ये एंगल है और ये आर्क हम लिए हैं, और ये आर्क का लेंथ जो है, ये जो लेंथ है आर्क लेंथ है ना, ये इसी सर्किल के रेडियस के इक्वल होना चाहिए। और मान लेते हैं यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हुआ, मान लेते हैं ये आर है, ये आर है रेडियस, ये सेंटर ओ है, और ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ दैट सर्किल, है ना, यानी इसी सर्किल के रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तब जो यहाँ एंगल सबटेंड होगा वह एंगल कितने के इक्वल होगा? 1 रेडियन। क्लियर? सर्किल छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, किसके द्वारा? तो आर्क के द्वारा, और उस आर्क का जो लेंथ है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, मान डेट सर्किल, मान जिस सर्किल में आप सोच रहे हैं
जिस सर्किल के अंदर आप सोच रहे हैं उस सर्किल का जो आर्क लेंथ है, जहाँ जितने आर्क लेंथ से आप सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उस आर्क लेंथ का जो लेंथ होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस के इक्वल होना चाहिए। अगर हम छोटा सर्किल बनाए, बहुत छोटा, यहाँ भी वही चीज़ सोचना है, ये जितना रेडियस है उतना के ही बराबर अगर यहाँ जो एंगल सबटेंड होगा वह 1 रेडियन होगा। और बहुत बड़ा आप सर्किल भी सोचिएगा तो वहाँ भी सेम चीज़ है। रेडियन का डेफिनेशन अच्छे ढंग से याद रखिए। यह आपके सिलेबस 10th क्लास का सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे ढंग से समझिए। समझने से क्या होता है कि आपका फिजिक्स में भी काम आएगा और साथ साथ मैथ को, हम लोग ट्रिकों को और भी अच्छे ढंग से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए इसमें रिलेशन हम निकालते हैं, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। अब आप बताइए कि अगर आर्क लेंथ r होता है तो एंगल कितना सबटेंड होता है? 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ 1 होता है, सॉरी आर्क लेंथ जो है आपका r के इक्वल है, यानी r है, तो एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 1 रेडियन। अगर 1 होगा तो कितना होगा? 1/r रेडियन। अगर ये आपका पूरे पे हम सोचते हैं तो पूरा आर्क लेंथ कितना है? जो आपका सरकमफेरेंस है ना, और सरकमफेरेंस कितने के इक्वल होता है? 2πr। तो 2πr पे जब हम सोचेंगे तो 2πr तो क्या हो जाएगा? 2πr/r रेडियन। इट मीन्स 2π रेडियन। यानी पूरे सेंटर पर, यानी पूरा ये जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पर इस पूरे आर्क लेंथ के द्वारा, तो वो कितना है आपका? 2π रेडियन के इक्वल है। और डिग्री फॉर्म में हम जानते हैं ये पूरा एंगल कितना फॉर्म होता है? 360। तो हम कह सकते हैं 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन को याद रखना है। डिग्री और सर्कुलर सिस्टम में यह एक रिलेशन आपका फॉर्म हुआ। अब आपको याद भी रखना है इसमें, जैसे हम कहे 0 डिग्री कितने के इक्वल? 0 रेडियन। 30 डिग्री π/6 रेडियन। 45 डिग्री π/4 रेडियन। 60 डिग्री π/3 रेडियन। 90 डिग्री π/2 रेडियन। यानी अगर आपको कहीं अब लिखा मिल जाए 90 डिग्री या π/2 तो सेम मीनिंग को समझेंगे। 90 डिग्री भी वही है जो π/2 रेडियन है, बस दोनों में क्या फ़र्क है कि यह आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम से है और यह आपका रेडियन सिस्टम से है। लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन याद रखेंगे। ऐसे तो आपको अपने सिलेबस में डिग्री ही फॉर्म पढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इससे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक समय भी पूछ दिए जाते हैं। तो आप इसे अच्छे ढंग से बेहतर अभी तैयार कीजिए। 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन। अगर सिर्फ आपको π/2 लिखा मिल जाए तो भी आपका यहाँ रेडियन बताएं या ना बताएं, ये रेडियन फॉर्म में है। यानी कहने का अर्थ है कि इसे छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं सपोज साइन 30 डिग्री है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। अगर कहीं साइन 30 ना लिख के π/6 लिख दिया जाए तो भी हम इसको क्या करेंगे? 1/2 देंगे। यानी इतने चीज़ को आप रेडियन फॉर्म में भी जरूर याद रखा कीजिए, है ना। करना कुछ नहीं, पाई रेडियन 180 डिग्री 180/6 30 डिग्री, 180/4 45 डिग्री, 180/3 60 डिग्री, 180/2 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जरूर याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, जहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को समझना है। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, मान लेते हैं सपोज कि लेट मान के पॉइंट बी पर जो है, यानी वर्टेक्स बी पर जो है वो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट एंगल सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसका साइड भी क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, है ना। शॉर्टली हम लोग इसे ऐसे दिखाते हैं। अब दो बात है इसमें, परपेंडिकुलर और बेस। तो याद रखिएगा, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? इंटरचेंज होता है। हाइपोटेन्यूज कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा। एच का एच हमेशा यानी कि रिमेंस कांस्टेंट, मानी कि वो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन इस दोनों के बीच में इंटरचेंजिंग होगा। वो डिपेंड करेगा
आपके एंगल को लेने पर, यानी आप किस एंगल पर सोच रहे हैं। सपोज अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं, तो इसके जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। इसे हम लोग P से दिखाएंगे और इसे हम लोग कहेंगे बेस, B से दिखाएंगे। यानी कि जब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, यानी थीटा को जब कंसीडर कर रहे हैं, मान इस एंगल को, सपोज मान लिए एंगल ए जो है वो उसका मैग्नीट्यूड थीटा है, थीटा को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपका जो इससे सटा हुआ, जो इस एंगल से जो सटा हुआ साइड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस, और इसके अपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर सपोज इस एंगल को हम लोग कंसीडर किए अल्फा, तो ऐसे कंडीशन में अल्फा के रेस्पेक्ट में ये आपका बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। तो इसे आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि बेस और परपेंडिकुलर यह इंटरचेंज होता है डिपेंडिंग ऑन एंगल। यानी कि हम लोग जो एंगल को चूज करेंगे, जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे, जिस एंगल के बारे में सोचेंगे, उसके रेस्पेक्ट में सोचेंगे। अगर हम इस एंगल को लेके सोच रहे हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल को अगर हम लोग ले लिए तो ये आपका बेस बन गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और आपका 6 फंक्शंस है वो इस प्रकार से डिफाइंड है। ये इसका एब्रिविएशन फॉर्म है साइन, है ना। फुल फॉर्म इसका है SINE, साइन। इसे शॉर्टली हम लोग कहते हैं साइन। और ये डिफाइंड किया गया P/H, यानी कि ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर माने इस एंगल को अगर ले रहे हैं तो P और H के बीच में जो आपका रेशियो है वो इसके इक्वल होगा। कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, B/H। टेन का फुल फॉर्म है टेंजेंट। हम लोग ज़्यादा एब्रिविएशन यूज ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए। कॉस का फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन। कोसाइन को है एब्रिविएशन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कॉस। B/H टेंजेंट, टेन। P/B को टेंजेंट या कॉट थीटा। B/P सेकेंड और सेक थीटा। H/B को सेकेंड या कॉसेक थीटा, H/B। अब देखिए यह दोनों आपका रेसिप्रोकल है, यह दोनों आपका रेसिप्रोकल है और यह दोनों आपका रेसिप्रोकल है। यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, क्योंकि साइन जो है आपका P/H का रेशियो है, कॉसेक जो है H/P का रेशियो है। तो आपसे एक फॉर्मूला आप यहाँ से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज 1 देन बोथ आर सेड टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना। यानी कि इस दो का प्रोडक्ट, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 1 के इक्वल है। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसी प्रकार से कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। इन चीज़ों को अच्छे ढंग से याद करना। और इन सारे फंक्शंस को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस और रेशियोज। ये रेशियो को शो करता है, इसीलिए हम लोग उसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस भी कहते हैं और या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज भी कहते हैं, या शॉर्टली हम लोग इसे टी फंक्शंस या टी रेशियोज भी कहा जाता है। एंड दीज फंक्शंस आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इन शॉर्टली टी फंक्शंस, टी रेशियोज। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको बताऊंगा। आप यहाँ तक इसे अच्छे ढंग से तैयार करके रखिए। फिर हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है और किस किस क्वाड्रेंट में ट्रिगो का साइन किस किस प्रकार से चेंज होता है और क्यों होता है, और किसी भी फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, यानी यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले क्लास में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।